बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी। आज माय हैप्पी व्लॉग में आपके लिए नया व्लॉग लेकर आई हूँ और वो भी किचन का। आज मैं किचन का व्लॉग इसलिए लेकर आई हूँ, इसमें कुछ टिप ट्रिक्स भी होंगी जो आपके किचन के लिए बहुत ही आसान होंगी। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, घर में मेथी बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। यानी कि आजकल की बच्चियों के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो घर में अकेले हैं, यानी कि उनके साथ कोई हेल्पर नहीं होता और आपके घर में बहुत ज़्यादा अफराद है जैसे नानी दादी और इसके अलावा फिर इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होगी इस टिप्स की। अक्सर बच्चियों को मेथी काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन ये टिप्स इन बच्चियों के लिए है जिनको मेथी काटना मुश्किल लगे। सबसे पहले मेथी को डंडियों और पत्तों को अलग किया जाता है। अलग करने के बाद इनको अच्छी तरह धोया जाता है। धोने के बाद इनको चॉप किया जाता है और चॉप करने के लिए इस तरह का चॉपर लिया जाता है। चॉपर लेने के बाद इस तरह एक जग में मेथी को डाल दिया जाता है। मेथी को जग में डालने के बाद इनको चॉप किया जाता है। तकरीबन कुछ सेकंड में ही ये चॉप हो जाती है। फिर इसके बाद हमने मेथी का मसाला बनाया होता है और मसाले को बनाने के बाद ये चॉप की हुई मेथी इसमें शामिल कर देते हैं। यकीन माने इतना इजी ये तरीका है और बहुत ही ये टेस्टी मेथी भी तैयार होती है। अब बारी आती है पेठे के हलवे की। इसके भी अब मैं आपको टिप ट्रिक्स बताऊंगी। ये भी कैसे तैयार किया जाता है। आप हमारे इस व्लॉग को फुल वॉच करें। हो सकता है आपको इस वीडियो में से कोई ना कोई टिप ट्रिक्स जरूर मिल जाए। सबसे पहले हम पेठे को काट लेंगे। पेठे को खासकर बड़ी छुरी से काटना चाहिए और ये बहुत ही सख्त होता है और इसका छिलका उतारना भी बहुत ही मुश्किल होता है। इसको बहुत ही एहतियात के साथ काटा जाता है क्योंकि ये इतना सख्त होता है कि छुरी आपके हाथ पर भी लग सकती है। इसलिए एहतियात बहुत ही ज़रूरी होती है। ये आप देख सकते हैं कितना ही मुश्किल से ये काटा जा रहा है। इसको खासकर बड़ी छुरी से ही काटा जाता है। एक और बात का अपने ध्यान रखना है, जब भी आपने हलवा बनाना होता है कोशिश किया करें जब भी पेठे को काटें तो अंदर से ये येलो हो। जितना ज़्यादा ये येलो होगा उतना ही ये ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार होता है। पेठे को क्रश करने के दो तरीके बताऊंगी, एक मशीन में और दूसरा मशीन के बगैर। ये मुमकिन नहीं कि सबके घर में ही ये वाली मशीन हो। पहला तरीका ये चॉपर का होता है। अगर आपके घर में चॉपर है कुछ मिनट में ही ये सारा पेठा क्रश हो जाता है। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो मूली कंडे में भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। दूसरा तरीका आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर बॉयल कर सकते हैं और किसी भी चम्मच की मदद से इसको मैश कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता इसको आप मूली कंडा या इस चॉपर में ही आप क्रश करें। आप इसको बॉईल करके भी इसको क्रश कर सकते हैं। बॉईल करके भी ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रश हो जाता है, यानी कि ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो जाता है। हमने तो इसका हलवा बनाना है। हलवा बनाने के लिए इसको जितना बारीक किया जाए उतना ही अच्छा है। ये बॉईल और चॉपर में दोनों तरह एक जैसा ही होगा। सारा पेठा क्रश हो चुका है। अब इसमें बारी आती है दूध डालने की। अब इसमें दूध डाला जाएगा। चाहे तो आप इसमें कम या ज़्यादा भी दूध डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता इसमें दूध उतना ही डालें जितना पेठा हो। दूध इसलिए डाला जाता है ताकि पेठा जल्दी सॉफ्ट हो जाए और इसका टेस्ट भी बन जाता है। अगर दूध नहीं डालना इसको स्किप भी कर सकते हैं, तब भी ये पेठा तैयार हो जाता है। अच्छा, तो मेरे साथ ऐसा मसला आया कि मैंने अभी पेठे का हलवा रखा ही था, हमारी गैस चली गई।
ये तकरीबन मेरे साथ नहीं, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मसला होता है। जब भी कोई कुकिंग की जाती है, गैस अक्सर चली जाती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्दियों में ही ये मसला होता है। गर्मियों में गैस हमारे यहाँ अक्सर रहती है, लेकिन सर्दियों में अब कभी-कभार गैस हमारी जाने लग गई। फिर मैंने इस हलवे को इलेक्ट्रिक स्टोव पर रखा, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी गैस आ चुकी थी। फिर मैंने इसको उठाकर इस तरफ रख दिया। और मेरा दूसरा मसला ये हो गया था, जब ये हलवा बनाने लगी थी, मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया था पेठे को, लेकिन वो कढ़ाई छोटी थी। फिर उसमें से निकाल कर इस बड़े देगचे में पेठे को डाल दिया गया, लेकिन पक तो उसमें भी जाना था, लेकिन जब बारी आनी थी ना इसके भूनने की, तब मेरे लिए मुश्किल हो जाना था। क्योंकि पेठे को भूनने के लिए खुले बर्तन का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने वो कढ़ाई में डाल दिया था। लेकिन मुझे एंड में मुश्किल हो जानी थी, इसलिए इसको मैंने पहले ही तब्दील कर लिया था। अब पेठा दूध काफ़ी देर तक पकता रहा। अब मैं दूध को खुश्क कर दूंगी। फिर जब ये खुश्क हो जाएगा, फिर बाकी की चीज़ें भी इसमें शामिल करते जाएंगे। अगर आपको इस पेठे की सही डिटेल के साथ वीडियो चाहिए, तो मेरा सेकंड चैनल यम्मी फूड कुकिंग है, उसमें आपको इसकी डिटेल के साथ वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया हुआ है कि इस पेठे को कैसे सही तरीके से बनाया जाए। क्योंकि आज ये व्लॉग है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं कुकिंग से टिप ट्रिक से ही बता रही हूँ कि आप आसानी के साथ अपने किचन में कैसे काम कर सकती हैं। पेठा या कोई भी स्वीट डिश बनाई जाए, जब इसको भुना जाता है, तो जब आपका भूनते वक्त चम्मच सख्त हो जाता है, समझ जाए ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। अगर आपका चम्मच बहुत ही आसानी के साथ चल रहा है, तो समझ जाए अभी इसमें कमी है। यानी कि आपके भुना जाने वाले चम्मच से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी ये स्वीट डिश सही तैयार हुई कि नहीं। और इसके अलावा हमें ये भी पता चल जाता है, जो इसमें घी या तेल डाला जाता है, वो एंड में बिल्कुल साइडों पर आना शुरू हो जाता है। जब तक इस पेठे की बनाई में घी ना निकले, तो समझ जाइए सही तरह से नहीं भुना गया। चाहे गाजर का हलवा है, चाहे पेठे का, इसका घी का निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, ये छोटी-छोटी टिप ट्रिक्स ही होती हैं, जिससे हमारी कुकिंग बहुत ही टेस्टी तैयार होती हैं। अगर हम इन टिप ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, हमारी कुकिंग बहुत ही ईज़ी और टेस्टी भी हो जाती है। आप ज़रूर इन टिप ट्रिक्स को फॉलो किया करें, ताकि हमारे किचन में बहुत ही आसानी हो और हमारे खाने में जायका भी हो। एक और बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, जब भी किसी भी स्वीट डिश में खोया डाला जाता है, तो कोशिश किया करें फ्लेम को ऑफ कर दिया करें। कभी भी फ्लेम को ऑन नहीं रखना चाहिए, फ्लेम को ऑफ करके ही खोया शामिल किया जाए। क्योंकि फ्लेम ऑन होने में खोया मेल्ट हो जाता है और उस तरह का खोया नज़र भी नहीं आता। एक और टिप्स, जब भी किसी भी स्वीट डिश में आप मेवे डालें, और उसको डालने से पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लिया करें। रोस्ट करने से मेवे बहुत ही खस्ता भी हो जाते हैं, और जब इनको स्वीट डिश में डाला जाता है, इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। जितनी भी डिशेस होती हैं जिनको टाइम ज़्यादा लगता है, उनकी डिशेस में टेस्ट भी ज़्यादा होता है। और इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, जब भी कोई स्वीट डिश बनाई जाती है और मसलसल इनमें चम्मच चलाया जाए। अगर आपका चम्मच रुक जाए और कोई भी स्वीट डिश मेहनत करके बनाई जाती है, अगर वो नीचे लग जाएगी, सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और स्वीट डिश का टेस्ट भी
तब्दील हो जाता है और उसमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें, मुसलसल चम्मच चलाते रहा करें, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा मेहनत भी होती है और इतना ज़्यादा पैसा भी लगता है तो एहतियात के साथ कुकिंग किया करें। आज मैंने शामी कबाब बनाने थे और शामी कबाब बहुत ज़्यादा बनाने थे, क्योंकि हमने आज बर्गर भी बनाने थे और आज ये कुछ ज़्यादा ही बनेंगे, यानी कि 2 किलो दाल के शामी कबाब बनेंगे। 2 किलो दाल में ही 2 किलो चिकन जाएगा और चिकन कोशिश करें आप इसी तरह साबुत लें, क्योंकि ये एक टिप्स है कि अगर आप साबुत चिकन डालेंगे तो आपके कबाब रेशेदार भी तैयार होंगे। शामी कबाब जितने ज़्यादा रेशेदार होंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी भी होंगे और देखने में भी खूबसूरत नज़र आते हैं। मैं अक्सर शामी कबाब बनाकर फ्रीज़र कर देती हूँ। फ्रीज़र किए हुए शामी कबाब को कभी भी आप बनाकर खा सकते हैं। फ्रीज़र किए हुए कबाब से आप कभी भी बर्गर या कभी भी आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं। स्कूल में बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और कोशिश किया करें शामी कबाब को हाथों से ही मैश किया करें। अगर आप इसको मशीन में से निकालते हैं, मशीन में निकालने से इसके रेशे ख़त्म हो जाते हैं। इसको हाथ की मदद से यानी कि इसको घोटा लगाकर भी इसको तैयार किया जाता है। मैं घर में ही सारे मसालों को ग्राइंड करती हूँ। आज मैंने कुछ मसालों को ग्राइंड करना था। ग्राइंड करने से पहले इनको सही तरह से धूप लगनी चाहिए, तभी ये बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो पाएंगे। इनको ड्राई करने के लिए और यानी कि सही तेज धूप लगाने के लिए, अगर नहीं है आपके यहाँ धूप तो इनको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, उनसे थोड़ा सा ये खुश्क हो जाते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है एयर फ्रायर, तो आप इसको ओवन में या तवे पर भी थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। इसको गर्म करने से थोड़ा सा ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इनको ग्राइंड किया जाए तो बहुत ही आसानी से ये ग्राइंड हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें आप भी अपने घर में ही सारे मसाले तैयार किया करें, यानी कि घर में ही सारे मसालों को ग्राइंड किया करें। गरम मसाला हो या कोई भी मसाले हों, उनको घर पे ही ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए, जब भी कोई मसाले ग्राइंड किए जाते हैं तो उसको फौरी तौर पर किसी भी मसाले वाली जार में नहीं डालना चाहिए। उनको किसी स्टील के बर्तन में डाला करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गरम-गरम अगर हम मसाले वाली डिबिया में डाल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। मैं अक्सर जब भी इनको पीसती हूँ यानी कि ग्राइंड करती हूँ, ग्राइंड करने के बाद स्टील के बर्तन में रख देती हूँ। स्टील के बर्तन में डालने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद फिर इनको किसी भी जार में डाल देती हूँ। क्योंकि ग्राइंड होने के फ़ौरन बाद इनको जार में डाला जाए या जो मसाले वाली डिब्बियाँ होती हैं उनमें डाली जाएंगे तो उन डिब्बियों के कलर चेंज हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप मसाले ग्राइंड कर रहे हैं, यानी कि एक ही मसाला बहुत ज़्यादा आपने ग्राइंड करके एक ही दफ़ा रख दिया है, ज़्यादातर मसाला पड़ा रहने से भी उनका टेस्ट तब्दील हो जाता है। तो कोशिश किया करें जितना आपको ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही ग्राइंड करके इनको रखा करें। जैसा कि इन मसालों को ग्राइंड कर लिया है, अब इनको ठंडा होने के लिए रख दूंगी और फिर कुछ देर के बाद इनको जार में डाल दिया जाएगा। पालक गोश्त बनाने का सही तरीका मैं बताऊंगी। अगर आप पालक गोश्त को ग्राइंड करके नहीं पकाना चाहते तो आप इसको पालक गोश्त को अगट्ठा भी बना सकते हैं। पालक गोश्त को अगट्ठा भी पकाया जाता है, ना ही इसको चॉप किया जाता है, ना ही इनको ग्राइंड किया जाता है और ना ही इसको प्रेशर कुकर में बनाया जाता है। अगर पालक गोश्त को सारी चीज़ों को अगट्ठा डालकर पकाया जाए और इसमें अगर पानी का इस्तेमाल कम किया जाए, यानी कि पालक गोश्त और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर पकाया जाए, ये पालक गोश्त बहुत ही टेस्टी तैयार होता है।
यानी कि शुरू में ही सारे इसमें मसाले डाले जाते हैं, ऑयल भी डाला जाता है और ये सारी चीज़ें इकट्ठी ही पकाई जाती हैं। पालक गोश्त के शुरू में ही सारी चीज़ों को डाला जाए तो आखिर में कुछ भी नहीं डाला जाता, सिर्फ और सिर्फ पालक गोश्त को इकट्ठा ही भुना जाता है। पालक गोश्त पकाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए, जब भी इसको पकाया जाता है इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। अगर इसी पालक गोश्त को आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये बहुत जल्दी गल जाता है और जो पालक का पानी निकलेगा उसी में गोश्त गल जाएगा। मिट्टी के बर्तन में कोई भी खाना बनाया जाता है बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। मेरे घर में ज़्यादातर मिट्टी के ही बर्तन में खाना बनाया जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा किसी दूसरे बर्तन में भी खाना बनाया जाता है, लेकिन मिट्टी का बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी मैं मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती हूँ हमारे खाने में टेस्ट बहुत ही अलग होता है, यानी कि खाना बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना तो एक टेस्टी तैयार होता है, नंबर 2 इसका खाना काफ़ी देर तक गर्म भी रहता है। एक और बात का ख्याल रखा करें, जब भी मिट्टी का बर्तन खाली हो धोने के लिए आप रखते हैं, अगर आपके मिट्टी का बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है, आप गरम-गरम बर्तन को कभी भी ना धोया करें। शीशे या मिट्टी के बर्तन को गरम-गरम धोने का ये नुकसान होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, इन पर जब पानी ठंडा पड़ता है, ये टूट भी सकते हैं। तो कोशिश किया करें इनको ठंडा होने के बाद ही वॉश किया करें। और कोशिश किया करें मिट्टी के बर्तन या शीशे के बर्तन में गर्म पानी या चाय वगैरह ना डाला करें, ऐसे टूटने का खतरा होता है। ज़्यादा गर्म चीज़ें डालने से फौरी तौर पर बर्तन टूट भी सकता है। अगर फिर भी आपने बहुत गरम-गरम चाय या कोई भी चीज़ आपने बर्तन में डालनी है, शीशे या मिट्टी के बर्तन में, आपने कोई भी पानी या दूध, चाय कुछ भी गरम-गरम डालना है, डालने से पहले बर्तन में 1 चम्मच रख लिया करें। चम्मच रखने से कभी भी बर्तन नहीं टूटता। जब भी आप कोई भी गरम चीज़ डालेंगे तो गरम चीज़ डालने से चम्मच में सारी हीट चली जाती है, तो इससे आपका बर्तन बच सकता है। अगर आपको इस पालक गोश्त की डिटेल के साथ रेसिपी चाहिए तो मेरे सेकंड चैनल यम्मी फूड कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें, उसमें भी आपको इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएंगी। यम्मी फूड कुकिंग में बहुत अच्छी कुकिंग की रेसिपी आपको मिला करेंगी। यम्मी फूड कुकिंग मेरा सेकंड चैनल है और वो सिर्फ और सिर्फ कुकिंग का चैनल है। आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ कुकिंग से ही रिलेटेड वीडियो मिला करेंगी। जी व्यूअर्स, ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग और वो भी किचन की कुछ टिप ट्रिक्स का। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो में कोई ना कोई एक टिप ट्रिक्स मिली होगी जो आपको अच्छी भी लगी होगी। हमें अपने किचन के काम को आसान बनाने के लिए कोई ना कोई टिप ट्रिक्स आजमानी पड़ती है, क्योंकि टिप ट्रिक्स से ही हमारी कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। तो कोशिश किया करें आप भी इस तरह की कोई ना कोई टिप ट्रिक्स आजमाया करें, इससे हमारा खाना टेस्टी भी तैयार होता है और हमारी कुकिंग बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती है। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आपके लिए अच्छे व्लॉग लेकर आया करूं, जिससे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और आप अपना फीडबैक भी दिया करें। कोशिश किया करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छे व्लॉग लेकर आया करेंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें।
खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।